जितने भी पार्टिसिपेंट हैं, जो जो स्टूडेंट आ गए हैं, वो सारे के सारे अपना नाम और उसके आगे प्रेजेंट मार्क कर दें भाई सब लोग। सब लोग जो भी नए स्टूडेंट्स आए हैं, वो सब लोग अपना नाम और उसके आगे प्रेजेंट मार्क कर दें भाई। बहुत ही कम पार्टिसिपेंट है, क्या बात है। कम लोग कैसे ज्वाइन हुए हैं? हर्षिता, कम लोग कैसे आए हैं भाई? ज्वाइन कम कैसे हुए हैं स्टूडेंट्स, क्या बात है? छुट्टियों के बाद कहाँ चले गए सब लोग? बाकी कॉल ना सर। हाँ हाँ, कौन? हाँ बोलिए। विशाल। राखी की थकान हो गई होगी। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं। ठीक है। ठीक है, देखिए हम पिछले टर्न पे जो फर्स्ट जो यूनिट थी हमारी, बेसिकली देखिए जो 5 यूनिट है, जिसमें फर्स्ट यूनिट जो है वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट से रिलेवेंट है। और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट से रिलेवेंट जो चीज़ें हमने डिस्कस की थी, अब मैं आपको बताऊं, आज एक हम बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ थोड़ा सा डिस्कस करने जा रहे हैं। मतलब होप आई होप कि देखिए, वैसे तो हो सकता है कि मोस्ट प्रोबेबली आप लोगों का 31 जो अगस्त है उसके बाद सेशन चालू हो जाए। लेकिन अभी जिस तरीके से कोरोना के पेशेंट बढ़ रहे हैं, तो हो सकता है कि आप लोगों का ऑनलाइन जो क्लासेज और ऑनलाइन एग्ज़ाम ही अगले सेमेस्टर में हो। ऐसा हो सकता है, मोस्ट प्रोबेबली ये चांस है। तो अगर इस तरीके से होता है और अगर आपके टेस्ट वगैरह होते हैं, तो आपको जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं वो भी तैयार रखने हैं आपको। ये बात मैं आपको बता दूं, क्योंकि पहले भी आप लोगों के कुछ टेस्ट वगैरह हुए हैं, या फिर जो ऑनलाइन जो आपके एग्ज़ाम जो हुई थी, लैब एग्ज़ाम जो हुई थी, उसमें भी आप लोगों ने देखा था कि हम लोगों ने काफ़ी सारे जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दिए थे उससे रिलेवेंट। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आप लोगों को तैयार रखने हैं और सब्जेक्टिव भी आपको तैयार रखने हैं। फर्स्ट यूनिट का जो मटेरियल था वो मैंने आप लोगों को प्रोवाइड करा दिया है, और उसके अलावा भी जो भी मटेरियल और इससे रिलेवेंट आपके जो भी कोई मटेरियल की रिक्वायरमेंट होती है,
तो मैं आप लोगों को वो प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है। वैसे इनमें जो सोमरविले और इनमें भी है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट वाला जो क्वेश्चन है वो। ठीक है, तो आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। आपको इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट चीज़ें पढ़नी है। आई होप कि मैंने आपको एक यूट्यूब वाला वीडियो जो दिखाया था, उससे रिलेवेंट वीडियो आप लोगों ने पढ़े होंगे, और वो बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो था। मतलब समझने में बहुत ज़्यादा इजी था, और उससे रिलेवेंट क्वेश्चंस ही आते हैं। जैसे कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट से रिलेवेंट जो चीज़ें थी वो हमने डिस्कस की थी, कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट क्या होता है, प्रोजेक्ट मैनेजर क्या होता है, किसके क्या रोल होते हैं। ठीक है। अब हम इससे रिलेवेंट कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखेंगे, और उनको आप लोग मेरे को क्वेश्चंस के आंसर बताना। ठीक है। और आप लोग एक बार जो ट्राई करना, मतलब कोई ज़रूरी नहीं है आप लोग उसको प्रॉपर तरीके से मतलब आपको हर क्वेश्चन का आंसर आता ही हो सकता है कुछ अलग तरीके के क्वेश्चंस भी हों, तो उनको देखना पड़े हमें। तो वो सारी चीज़ें हमको देखनी है, और जितना हम सीख पाएँ समझ पाएँ उतना हमें देखना है। स्क्रीन आप लोगों को शायद दिखाई दे रही होगी। अ, नमन नमन श्रीमाली, नमन श्रीमाली, यस सर। दिखाई दे रही है ना स्क्रीन? क्वेश्चन दिख रहा है? यस सर। यस सर ठीक दिख रहा है। ठीक है, ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड। तो देखिए आप लोग, एक तो जब भी मैं आप लोगों से कम्युनिकेशन करूं, तो आप लोग बेझिझक होके अपना माइक है वो अनम्यूट करिए और मेरे से बात करिए। कोई दिक्कत नहीं है, किसी को आंसर, कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है तो कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है। तो उसको हम डिस्कस करेंगे और देखेंगे। तो लेकिन हाँ, एक ये चीज़ है कि जब भी मैं आपका नाम बुलाऊं, तो इसका मतलब ये होना चाहिए कि आपको पता होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई फ़ोन पे क्लास ज्वाइन करके और काम दूसरा कर रहा है ना। ठीक है। तो वरना फिर हमको दूसरे ऑप्शंस जो तलाशने पड़ेंगे, वीडियो ऑन करके चेक करना पड़ेगा, और बाकी जो ऑप्शंस हैं वो। लेकिन हालांकि मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप सब लोग बहुत ही सिंसियर हैं। ठीक है। तो देखिए जैसे पहला क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चंस हम डिस्कस करते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं जो। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट गोल? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट गोल, मतलब प्रोजेक्ट मैनेजमेंट गोल नहीं है। इनमें से कौन सा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट गोल नहीं है? तो देखिए, जैसे जो फर्स्ट है वो है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के गोल में क्या चीज़ नहीं आती? देखिए, कीपिंग ओवरऑल कॉस्ट विद इन बजट। मतलब जो ओवरऑल कॉस्ट है वो बजट के अंदर रखना, क्या ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट गोल में नहीं आता है? सेकंड है, डिलीवरिंग द सॉफ्टवेयर टू द कस्टमर एट द एग्रीड टाइम। मतलब ये आपका जो एक्शन प्लान है उसके अकॉर्डिंग, भाई हमको टाइम पर सॉफ्टवेयर है वो देना है, उस सॉफ्टवेयर को हमें टाइम पर देना है। तो ये क्या प्रोजेक्ट मैनेजमेंट गोल के अंदर नहीं आता है? थर्ड ऑप्शन है, मेंटेनिंग ए हैप्पी एंड वेल फंक्शनिंग डेवलपमेंट टीम। मतलब आपको एक बहुत ही अच्छी और बहुत ही वेल परफॉर्मिंग टीम आपको एक मेंटेन रखना है, उस प्रोजेक्ट, पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए आपको मेंटेन रखना है। क्या ये चीज़ क्या आपके प्रोजेक्ट मैनेजमेंट गोल में नहीं आती है? और डी ऑप्शन है, अवॉइडिंग द कस्टमर कंप्लेंट। मतलब कस्टमर कंप्लेंट को अवॉइड करना, क्या ये चीज़ नहीं आती? अब देखिए, आपके चारों ऑप्शन आपके सामने हैं, और उसमें से आपको आंसर ये बताना है कि सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का गोल इनमें से कौन सा नहीं है। तो वो गोल है वो कौन सा नहीं है, ये आपको बताना है। अभी अनीशा मुंद्रा बताएंगी। अनीशा, अनीशा, चारों ऑप्शन सुने आपने? यस सर। ठीक है। अब इसमें से जो चारों ऑप्शन है, इनमें से प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का गोल कौन सा नहीं है इनमें से? सर ऑप्शन डी, अवॉइडिंग कस्टमर कंप्लेंट्स। ठीक है, ठीक है, ये देखिए, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। और इससे हम ये बताना चाहते हैं कि कभी भी जो कस्टमर कंप्लेन है उनको तो हम अवॉइड कर ही नहीं सकते, वो तो एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। ठीक है। तो ये इसका राइट आंसर है। ठीक है भाई, वेरी गुड। थैंक। अब देखिए जो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इसमें है कि प्रोजेक्ट मैनेजर हैव टू एक्सेस द रिस्क दैट में अफेक्ट ए प्रोजेक्ट। मतलब प्रोजेक्ट मैनेजर है वो
एक्सेस करे रिस्क को जो कि प्रोजेक्ट को इफेक्ट कर दे। अब देखिए ये क्वेश्चंस मैं आपको थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा समझा दूं। इसका मतलब ये है कि प्रोजेक्ट को इफेक्ट करने का मतलब है प्रोजेक्ट को चालू और बंद कर दे और उसको इफेक्ट कर दे, मतलब उसको होने नहीं दे। समझ रहे हैं बात को? आप इस चीज को समझिए। आप जो जो प्रोजेक्ट मैनेजर होता है वो क्या ये काम करता है? प्रोजेक्ट मैनेजर, तो प्रोजेक्ट मैनेजर जो है, एक बार क्वेश्चन आप वापस से, प्रोजेक्ट मैनेजर हैव टू एक्सेस द रिस्क दैट मे अफेक्ट ए प्रोजेक्ट। अब आप लोग इसका आंसर, ये सही बात है या गलत बात है कि प्रोजेक्ट मैनेजर है वो प्रोजेक्ट को इफेक्ट करने वाले रिस्क को एक्सेस करता है? ये चीज अविचल अविचल हेलो। बिश्नोई, हाँ हाँ बताइए। हाँ सर। क्या ट्रू आएगा? ट्रू आएगा या फॉल्स आएगा इसमें? ट्रू सर। ये सर ट्रू, मतलब रिस्क तो होती है ना। ठीक है ट्रू। दिव्यांशी, ठीक है आप म्यूट कर लीजिए। जब जब मैं पूछूं जिसका नाम पूछूं वो बताइए। दिव्यांशी, यस सर। क्या आंसर आएगा इसका? सर फॉल्स। फॉल्स। ठीक है, कैसे आएगा फॉल्स ये भी बता दीजिए। सर प्रोजेक्ट बना रहे तो उसको चालू ऐसे रिस्क को एक्सेस ही नहीं करना चाहिए जिससे वो प्रोजेक्ट मतलब सही तरह से रन ना करे। ठीक है म्यूट कर लीजिए आप, म्यूट कर लीजिए आप। हाँ, हर्षिता शेठिया, हर्षिता। यस सर। हाँ, फॉल्स, फॉल्स कैसे है? सर ये अगर रिस्क वो अगर एक्सेस करेगा प्रोजेक्ट को अफेक्ट करने वाला। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। सर वो ऐसी रिस्क को एक्सेस ही नहीं करेगा जिसको प्रोजेक्ट अफेक्ट करता हो, गुड 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 गुड। तो ये फॉल्स है। और कोमल, कोमल आपने भी फॉल्स बताया। कोमल यस सर। आपने तो, और प्रियांशी, प्रियांशी बताएं, प्रियांशी बताएं, प्रियांशी आपने फॉल्स क्यों बताया है? प्रियांशी बताएं। सब बिकॉज हम मैनेजर वो रिस्क एक्सेस नहीं करेगा जिससे प्रोजेक्ट कभी भी इफेक्ट हो। वो तो यही चाहेगा ना कि उसकी प्रोजेक्ट में कम से कम रिस्क इफेक्ट करे। ठीक है, गुड गुड गुड। तो देखिए इसका जो आंसर है वो आंसर फॉल्स ही है। वेरी गुड। और इसका डिस्क्रिप्शन भी है, मतलब कि जो रिस्क मैनेजमेंट जो है वो इन्वॉल्व करता है उस रिस्क को जो कि प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग, जैसे कि प्रोजेक्ट से शेड्यूलिंग से रिलेवेंट हो, प्रोजेक्ट से शेड्यूलिंग से रिलेवेंट हो और क्वालिटी से रिलेवेंट हो। ठीक है, और वही एक्शन है वो उसी तरीके का एक्शन है वो, टेकिंग द एक्शन टू अवॉइड दीज रिस्क। इन एक्शंस को अवॉइड करने के लिए ही जो एक्शन लिए जाते हैं इन रिस्क को अवॉइड करने के लिए, वो ही प्रोजेक्ट मैनेजर करता है। देखिए इसमें एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसमें जो प्रोजेक्ट मैनेजर होता है, प्रोजेक्ट मैनेजर उसका अलग रोल रहता है, और रिस्क मैनेजमेंट एक्टिविटी है वो अम्ब्रेला एक्टिविटी है। मैंने आप लोगों को बताया था रिस्क मैनेजमेंट एक्टिविटीज़ हैं वो अम्ब्रेला एक्टिविटीज़ हैं, तो उसके अंडर में भी काफ़ी सारे रिस्क आते हैं। तो प्रोजेक्ट मैनेजर है वो क्या करता है, जैसे शेड्यूलिंग से रिलेवेंट रिस्क है उनको एक्सेस करता है। समझ गए बात को आप? मतलब शेड्यूलिंग, जैसे कोई प्रोजेक्ट में कम मतलब आपको टाइम पे नहीं हो रहा है, कोई डेडलाइन पूरी हो रही है, इससे रिलेवेंट जो है रिस्क वो हैंडल करता है ना। तो इसका आंसर आएगा बी। ठीक है, जो जो लोग लेट आए हैं भाई वो लोग अपनी प्रेजेंट मार्क करते रहें ताकि मुझे पता रहे। और आप लोग लेट क्यों आए हैं? रक्षाबंधन तो हो गया है कंप्लीट, है ना? ठीक है, ठीक है। अब देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड एज द रिस्क इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, यानी कि रिस्क किसमें, कौन सी चीज को रिस्क कंसिडर नहीं किया जाता, किस चीज को रिस्क कंसिडर नहीं किया जाता प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर? अब आप देखिए, स्पेसिफिकेशन डिले, स्पेसिफिकेशन के अंदर डिले को रिस्क नहीं माना जाता। प्रोडक्ट कंपटीशन, इसको रिस्क नहीं माना जाता। टेस्टिंग, इसको रिस्क नहीं माना जाता। या स्टाफ टर्नओवर, इसको रिस्क नहीं माना जाता। मतलब हमको ये बताना है कि इनमें से कौन सी चीज को रिस्क नहीं माना जाता प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर। भाई कोई स्पेसिफिकेशन है, इसके अंदर कोई डिले हो गया उसको रिस्क नहीं मान रहे हैं, या फिर जो प्रोडक्ट है उसके कंपटीशन को रिस्क नहीं मान रहे हैं, टेस्टिंग है
उसको रिस्क नहीं मान रहे हैं, या स्टाफ जो टर्नओवर है उसको रिस्क नहीं मान रहे। अब आप इनमें से मैं जिसका नाम लूँ वो इसका आंसर बताएं मतलब ट्राई करें, कोई जरूरी नहीं है कि आपका आंसर सही हो, आपको ट्राई करनी है। गुंजन, गुंजन आपको क्या लगता है इसका क्या आंसर होगा? हाँ बताइए गुंजन। टेस्टिंग। टेस्टिंग, टेस्टिंग एक रिस्क नहीं है, आपका कहने का मतलब है। यस सर, टेस्टिंग तो एक प्रोसेस है ना जिसे करना जरूरी है। अच्छा अच्छा, कि भाई आपका कहने का मतलब है ये बाकी जो हैं उनको रिस्क कंसिडर किया जाता है और टेस्टिंग एक प्रोसेस है जिसको करना जरूरी होता है। ठीक है, और मोहित, मोहित टेस्टिंग टेस्टिंग क्यों भाई, टेस्टिंग क्यों? सर, क्योंकि कोई रिस्क नहीं है, इस पर नेसेसरी नहीं है नहीं, टेस्टिंग एक प्रोसेस। रिस्क। हाँ हाँ हाँ, सक्सेस भी हो सकता है और फेलियर भी हो सकता है। ठीक है। विशाल, विशाल क्या आंसर लगता है इसका? सर टेस्टिंग ही होना चाहिए। टेस्टिंग होना चाहिए। तो देखिए टेस्टिंग जो है उसका राइट आंसर है। क्यों है? क्योंकि ये रिस्क नहीं है, ये एक प्रोसेस है। जैसा कि आपने एक फेज देखा है, अलग अलग फेजेस होते हैं और इसको करना कंपलसरी होता है। वेरी गुड, है ना? ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोसेस ईच मैनेजर फॉलो ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ ए प्रोजेक्ट, यानी कि ऐसा उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं जिसको कि मैनेजर फॉलो करता है उस प्रोजेक्ट की लाइफ के ड्यूरेशन में, मतलब पूरी लाइफ प्रोजेक्ट की लाइफ है उसको, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? पहली बात प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। दूसरी बात मैनेजर लाइफ साइकिल। तीसरा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट लाइफ साइकिल। और फोर्थ ऑल ऑफ द मेंशन, यानी कि चारों, मतलब उसको प्रोजेक्ट मैनेजमेंट भी कहेंगे, उसको मैनेजर लाइफ साइकिल भी कहेंगे और उसको प्रोजेक्ट मैनेजमेंट लाइफ साइकिल भी कहेंगे। तो आप एक बार क्वेश्चन फिर से देख लीजिए कि द प्रोसेस ईच मैनेजर फॉलो ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट, मतलब जो मैनेजर है वो जो प्रोसेस फॉलो करता है पूरे लाइफ के ड्यूरेशन में प्रोजेक्ट के, उसको क्या कहते हैं? तो विश्वेंद्र आदित्य, क्या आंसर होना चाहिए इसका? विश्वेंद्र आदित्य क्या यस सर। कहेंगे? सर इसका सर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट लाइफ साइकिल होगा सर, क्योंकि इसमें सर सारे आ जाएंगे ये। अच्छा, इसको उसके प्रोजेक्ट अंदर मैनेजमेंट, सर इम्प्लीमेंट भी करेंगे सर अपन। अच्छा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट लाइफ साइकिल कहेंगे। ठीक है, ठीक है। नमन, नमन श्रीमाली, नमन आप, यस सर। हाँ आपका क्या व्यू है इसमें? सर सी, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट लाइफ साइकिल। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट लाइफ साइकिल, ठीक है, ठीक है। दिव्यांशी, यस सर। क्या आंसर सर होना चाहिए? सी, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट लाइफ साइकिल। ठीक सर है, क्योंकि इसमें सारे फेज आ जाएंगे इसलिए। ठीक है। अब देखिए आप लोग, इसका आंसर सी है। अब इसमें जो ये जो आपने कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं इधर। देखिए आप, ये क्या है कि एग्जामिनर बेवकूफ़ बनाने के लिए देता है। मैनेजर लाइफ साइकिल नाम का कोई आपने नहीं सुना होगा। देखिए इसके अंदर ऑल ऑफ द वो आ जाता अगर यहाँ पे कुछ और दे देता तो। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जो है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में भी ये सारी चीज़ें आती हैं वैसे देखा जाए तो, लेकिन इसने लाइफ की बात की है इसलिए हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट लाइफ साइकिल इसका आंसर बता रहे हैं। लेकिन ये अगर यहाँ पर कुछ ऐसा आंसर देता कि भाई जो इससे रिलेवेंट होता तो इसके आंसर डी आ जाता। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? लेकिन मैनेजर लाइफ साइकिल नाम की कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती है। मैनेजर लाइफ साइकिल का मतलब मैनेजर की लाइफ साइकिल हो गई वो तो, ठीक है। वो प्रोसेस नहीं रहा जो कि वो ओवरऑल प्रोजेक्ट को मैनेजर जो देखता है, फॉलो करता है, ठीक है। तो आप जब भी ये ऑप्शन आए तो आप थोड़ा सा सतर्क हो जाना भाई, और देखना कि चेक करना कि कहीं ये सारे ऑप्शन सही नहीं हो, क्योंकि जब जब ये ऑप्शन आता है ना, मैं आप लोगों को बता दूं, तो उसका कई बार ये आंसर होता है ऑल ऑफ द मेंशन, ठीक है। अपन लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए इस चीज़ को ध्यान से देखना। लेकिन ये जो वर्ड है, ये जो देखिए ये ऑप्शन है, ये बिल्कुल ही गलत है, ठीक है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है, उसके अंदर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट से रिलेवेंट सारी एक्टिविटीज आती हैं, ठीक है।
प्रोजेक्ट मैनेजमेंट से रिलेवेंट सारी एक्टिविटीज आती हैं, तो उसके अंदर भी हालांकि वो ओवरऑल लाइफ साइकिल है, उसको जैसे इसने यहाँ पे मेंशन कर दिया लाइफ, तो वो इसका आंसर नहीं आएगा। ठीक है, तो ये आप देखिए। आगे क्वेश्चन देखिए, 66.6% रिस्क है, उसको कैसा रिस्क मानते हैं अपन? लो रिस्क, वेरी लो रिस्क मानते हैं, लो रिस्क मानते हैं, मॉडरेट मानते हैं, या हाई रिस्क मानते हैं? मतलब ये किस तरीके का रिस्क है? अब अपन ने ये जो रिस्क है ये देखे हैं, ये कहाँ कहाँ देखे हैं? पहली बात तो मैं आपको बताऊं, ये रिस्क है जो अपन सॉफ्टवेयर जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है, तो उसमें कहाँ देखे अपन ने? आपने देखिए जो ये मॉडल्स वगैरह पढ़े हैं, इसमें अपन ने देखा है रिस्क लो, मॉडरेट, हाई, लो मॉडरेट हाई, लो मॉडरेट हाई। आपने ये तीन अलग अलग कॉम्प्लेक्सिटी देखी है रिस्क। ये रिस्क है वो लो है, मॉडरेट है, या हाई है, ये कॉम्प्लेक्सिटी हम लोगों ने देखी है। तो अब आप लोग इसके अंदर आप इसको किस तरीके का रिस्क मानते हैं? 66.6% रिस्क जो है वो। ठीक है, प्रियांशी, प्रियांशी बताओ। प्रियांशी, प्रियांशी सामरिया, सर क्या आंसर होना चाहिए इसका? 66.6% रिस्क है वो क्या होगा? हाई होगा, मॉडरेट होगा, या लो होगा, या वेरी लो होगा? सर मॉडरेट होगा। मॉडरेट होगा। हाँ ठीक है, ठीक है। श्रेया अग्रवाल, हाँ ठीक है, माइक म्यूट कर लीजिए प्रियांशी। श्रेया, यस सर। श्रेया अग्रवाल, क्या आंसर होना चाहिए इसका? 66.6% जो रिस्क है वो किस तरीके का रिस्क है? मतलब लो रिस्क है, मॉडरेट है, हाई है? मॉडरेट। मॉडरेट है। अब देखिए आप लोग यहाँ पर आप देखिए, थोड़ा सा इसको ध्यान रखें आप इस फिगर को। तो जब भी अपन रिस्क को देखते हैं, तो इसके अंदर देखिए वेरी लो जो है वो 10% से कम में आता है, और लो 25% तक आता है। मतलब 25% तक, वेरी लो तो 10% से कम में हो गया है, लो 25% तक होता है, मतलब 10 से 25% तक का लो होता है। और 50% जो है वहाँ तक मॉडरेट होता है। देखिए, देखिए मॉडरेट होगा 50% तक का। ठीक है, और ये देखिए आप हाई के अंदर 75% तक का होगा, मतलब वो हाई होगा 75% तक, 50 से 75, और 75 से बड़ा है वो होगा वेरी हाई। तो आप ये जो रिस्क है ये क्या है, जो फिनोमिना है ये पहले से डिफाइन है, तो आप इसको हमेशा ध्यान रखेंगे। तो 66.6% है वो, देखिए आप इस कैटेगरी के अंदर लाई करता है। ये देखिए आप, मतलब 50 से 75% के बीच वाला रिस्क है ये। ठीक है, वो इनको भी इंक्लूड करते हैं। तो ये जो रिस्क है ये एक तरीके का हाई रिस्क है। ठीक है, तो आप इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखिए। अविचल, अविचल बिश्नोई, हेलो अविचल 35% अगर रिस्क होता तो वो किस किस कैटेगरी में आता? सर, वो मॉडरेट में। मॉडरेट में आता। वेरी गुड। 50% तक का आप ये मानिए कि मीडियम जो होता है, मिड 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 जिसको हम बोलते हैं, वो मॉडरेट के अंदर आता है। 50% तक का होता है। आप इसको थोड़ा सा इस तरीके से याद रखें, 50% तक का होता है। तो इसके स्लैब आप डिवाइड करें वो इस तरीके से करें, 25, 50, 75 और उसके ऊपर और उसके नीचे, इस तरीके से। समझ गए बात को? तो आप ध्यान रखेंगे हमेशा इस चीज़ को। ठीक है, तो ये जो 66.6% है ये हाई रिस्क आता है। अगर 75% के भी ऊपर होता तो वो वेरी हाई हो जाता। ठीक है, अब देखिए आप, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मैन पैरामीटर दैट यू शुड यूज व्हेन कंप्यूटिंग द कॉस्ट ऑफ द सॉफ्टवेयर, व्हेन यू आर कंप्यूटिंग द कॉस्ट ऑफ द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट? तो जो बड़ा जो पैरामीटर है वो कौन सा है? मतलब कॉस्टिंग की हम बात कर रहे हैं इसके अंदर। तो कॉस्टिंग की हम बात कर रहे हैं, तो इसमें बड़ा पैरामीटर है ट्रेवल और ट्रेनिंग कॉस्ट। ट्रेवल और ट्रेनिंग कॉस्ट, मतलब जिसके अंदर ट्रेवलिंग TADA भी आ गया है, और जो ट्रेनिंग है वो मतलब कोई भी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट हम कर रहे हैं उसकी ट्रेनिंग के लिए जो कॉस्ट हमको देते हैं हम इनिशियल लेवल पे, तो वो कॉस्ट। एक होता है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर कॉस्ट, ये बड़ा फैक्टर है। थर्ड है एफर्ट कॉस्ट, मतलब उसको करने के लिए जो हम इंजीनियर्स को एफर्ट लगाते हैं वो।
वो पैसा हम जो देते हैं वो मतलब सैलरी, और लास्ट डी यानी कि सारा, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, तो एक बार क्वेश्चंस फिर से सुनिए। एक बार क्वेश्चंस फिर से सुनिए आप लोग, मतलब कि कौन कौन से या कोई एक पैरामीटर है जो आपको काम में लेना चाहिए व्हेन द कंप्यूटिंग द कॉस्ट ऑफ द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है, उसको हम जब भी उसकी कॉस्ट को एस्टिमेट कर रहे हैं तो। ठीक है, इसका जो आंसर है वो हेमू चौधरी बताएगी भाई। हेमू, हेमू क्या आंसर होना चाहिए हेमू इसका? भाई कॉस्ट एस्टिमेट करते हैं ना अपन, कोई भी प्रोजेक्ट है उसकी कॉस्ट एस्टिमेट करते हैं जब भी हम, तो उसका कॉस्ट में क्या क्या फैक्टर हम लेते हैं। मैंने पूरा का पूरा बताया था आपको कॉस्ट एस्टिमेशन के अंदर कौन कौन से पूरे के पूरे 10-12 फैक्टर थे, सारे बताए थे। आपको दिख रही है ना स्क्रीन? हेमू दिख रही है ना स्क्रीन? स्क्रीन में कोई प्रॉब्लम? हाँ ठीक है, ये ऑप्शंस दिख रहे हैं ना, पहला ट्रेवलिंग का है और ट्रेनिंग का है, दूसरा हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का है, तीसरा सैलरी से रिलेवेंट है और चौथा ऑल ऑफ द वो। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, लगभग आंसर आए हैं। जैसे अनीशा का आंसर आया है, कोमल, हर्षिता, प्रियांशी, अविचल, गुड गुड गुड। ठीक है, देखिए आंसर है डी। सारे के सारे ऑप्शन हम कॉस्ट में लेते हैं, ये मैंने पहले से डिस्कस कर लिया। कोई भी कॉस्ट निकालेंगे उसके अंदर टीए, डीए, ट्रेनिंग, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, सारे तरीके के जो भी अलाउंसेज हैं और वो सब कुछ हम काम में लेते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो क्वालिटी प्लानिंग इज द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग ए क्वालिटी प्लान फॉर। क्वालिटी जो प्लानिंग है, क्वालिटी प्लानिंग जो है वो जो प्रोसेस है वो किस चीज को डेवलपिंग ए क्वालिटी प्लान फॉर, किस चीज को डेवलप करने का प्लान को क्वालिटी प्लानिंग कहते हैं। टीम को डेवलप करने को कहते हैं, प्रोजेक्ट को डेवलप करने को कहते हैं, कस्टमर को डेवलप करने को कहते हैं, या प्रोजेक्ट मैनेजर को डेवलप करने को कहते हैं। क्वालिटी प्लानिंग किसको कहते हैं? क्वालिटी प्लानिंग इसका मतलब किसको डेवलप किया जा रहा है, किस प्रोसेस को हम क्वालिटी प्लानिंग, एक टीम को डेवलप किया जा रहा है, कस्टमर को, प्रोजेक्ट मैनेजर को, या फिर प्रोजेक्ट को? हेमू बताएगी भाई इसका आंसर। हेमू, करेक्ट। प्रोजेक्ट को। यस सर। ठीक है, ठीक है, ठीक है। देखिए बी इज द राइट आंसर। अब देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट एक्टिविटी फॉर द कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट ऑफ ए सॉफ्टवेयर सिस्टम। मतलब कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट जो होता है, कोई भी प्रोजेक्ट जो आपने बनाया उसका कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट वाला जो पार्ट होता है सॉफ्टवेयर का, उसके लिए इनकरेक्ट एक्टिविटी है। इनमें से कौन सी एक्टिविटी कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट के लिए काम में नहीं ली जाती है? इंटर्नशिप, चेंज मैनेजमेंट, वर्जन मैनेजमेंट और सिस्टम मैनेजमेंट। कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट के अंदर कौन कौन सी चीज़ें काम में नहीं ली जाती हैं? एक बार मैं इससे रिलेवेंट आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ, देखिए एक बार। ये देखिए भाई, कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट जो है वो क्या, किस चीज़ का प्रोसेस है? प्रोसेस ऑफ ट्रैकिंग एंड कंट्रोलिंग द चेंज इन द सॉफ्टवेयर इन द टर्म ऑफ रिक्वायरमेंट, डिजाइन, फंक्शन, डेवलपमेंट ऑफ द प्रोजेक्ट। मतलब कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट जो है उसके अंदर कि किस चीज़ को कंट्रोल और ट्रैकिंग किया जाता है, चेंज इन द सॉफ्टवेयर इन टर्म ऑफ किस चीज़ के अंदर चेंज हो, कोई रिक्वायरमेंट में चेंज आया, कोई डिज़ाइन के अंदर चेंज आया, कोई फंक्शन में चेंज आया, डेवलपमेंट में चेंज आया, उसको हम इसके अंदर काम में लेते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर होती हैं। अब आप इसका आंसर बताइए, सही आंसर। सही आंसर इसका क्या होगा? कोमल, सोनी, विश्वेंद्रादित्य। ठीक है, ए आंसर है। इंटर्नशिप मैनेजमेंट को इसमें काम में नहीं लिया जाता है, आपका कहने का मतलब है। इंटर्नशिप जो है वो अलग होती है। ठीक है, ठीक है, ठीक है।
देखिए ए ही इसका राइट आंसर है। क्यों? क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि ये देखिए इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है सिस्टम चेंज। मतलब कोई चीज़ को चेंज, किसी कोई नया वर्जन आ गया, कोई सिस्टम से रिलेवेंट कोई नई चीज़ आ गई, लेकिन इंटर्नशिप बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है, तो वो एक्टिविटी है वो इसमें इन्वॉल्व नहीं होती है। वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, देखिए आइडेंटिफाई द सब प्रोसेस ऑफ प्रोसेस इंप्रूवमेंट। आइडेंटिफाई द सब प्रोसेस ऑफ प्रोसेस इंप्रूवमेंट। प्रोसेस इंप्रूवमेंट का एक सब प्रोसेस कौन सा है इनमें से? प्रोसेस इंट्रोडक्शन, प्रोसेस एनालिसिस, डी प्रोसेस डी प्रोसेसिफिकेशन और प्रोसेस डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब जो प्रोसेस इंप्रूवमेंट जो है उसका जो सब प्रोसेस है वो क्या है, ये आपको बताना है। जो प्रोसेस है उसको इम्प्रूवमेंट करने के लिए जो जो हम प्रोसेस काम में लेते हैं उसका सब पार्ट इनमें से कौन सा है, इसका आंसर आपको बताना है। ठीक है, इसका क्या आंसर होगा? ठीक है, बी की तरफ जा रहे हैं काफ़ी लोग बी की तरफ। अनिशा ने सी बताया है। अनिशा, अनिशा, अनिशा आवाज़ आ रही है मेरी? Yes, sir. ठीक है, देखिए आपने जो ये सी कैसे बताया, डी प्रोसेसिफिकेशन। डी प्रोसेसिफिकेशन का मतलब है प्रोसेस जो कर रहे हैं उसको मतलब डीएक्टिवेट कर देना। Yes, sir. ठीक है, समझ गए ना आप? तो देखिए इसका आंसर आएगा जो है वो बी, मतलब कि प्रोसेस एनालिसिस उसका आंसर आएगा। आप साफ देख सकते हैं, मतलब प्रोसेस को इम्प्रूव कर रहे हैं आप, समझिए बात को। कोई प्रोसेस को इम्प्रूव कर रहे हैं, प्रोसेस के अंदर कुछ नई चीज़ें ऐड कर रहे हैं ताकि हम उस चीज़ को अच्छे से कर पाएँ, तो उसके अंदर उसको प्रोसेस को एनालाइज करना ज़रूरी है। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एन इंडिपेंडेंट रिलेशनशिप मस्ट एग्जिस्ट बिटवीन द एट्रीब्यूट दैट कैन बी मेजर्ड एंड एक्सटर्नल क्वालिटी एट्रीब्यूट। इसको पढ़िए आप लोग एक बार, देखिए द इंडिपेंडेंट रिलेशनशिप मस्ट एग्जिस्ट, मतलब होनी चाहिए, एक इंडिपेंडेंट रिलेशनशिप होनी चाहिए किसके बीच में? बिटवीन द एट्रीब्यूट दैट कैन बी मेजर्ड एंड द एक्सटर्नल क्वालिटी एट्रीब्यूट। मतलब मेजरिंग एट्रीब्यूट और एक्सटर्नल क्वालिटी एट्रीब्यूट के बीच में एक इंडिपेंडेंट रिलेशनशिप होनी चाहिए। मतलब ये दोनों एक दूसरे, इंडिपेंडेंट रिलेशनशिप इनके बीच में होनी चाहिए जो डिपेंड नहीं हो। ऐसा सही है गलत है? आप इसका आंसर बताइए। ठीक है, ठीक है, ठीक है, गुड। देखिए आप, यानी कि ये फॉल्स है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब एक रिलेशनशिप, डिपेंडेंट रिलेशनशिप होनी चाहिए इन दोनों के बीच में। द वैल्यू ऑफ द क्वालिटी एट्रीब्यूट मस्ट बी रिलेटेड। मतलब अगर आप इस चीज़ को समझिए कि जो क्वालिटी एट्रीब्यूट है वो डिपेंडेंट होना चाहिए, और किससे डिपेंड, किसके साथ में? जो एट्रीब्यूट है दैट कैन बी मेजर्ड, जिसको मेजर किया जाता है। मतलब जैसे कोस्ट हो गया, कोस्ट एक एट्रीब्यूट है, तो कोस्ट एक एट्रीब्यूट है वो जो जिसको अपन मेजर करते हैं वो जो क्वालिटी से डायरेक्टली डिपेंड करता है। मैंने आपको पहले भी बहुत बार समझाया है ना। तो ये सब कुछ, वेरी गुड, वेरी गुड। तो बहुत ही अच्छी बात है। और मैं आप सब लोगों को ये जो मेरा कराने का ऑब्जेक्टिव और एमसीक्यू कराने का जो मेन मोटो था वो आप समझिए सब लोग। मतलब हो सकता है कि इस बार भी एग्जाम में इससे रिलेवेंट क्वेश्चन पूछे जाएं, तो हम क्या करते हैं, जैसे ऑब्जेक्टिव को लाइटली लेते हैं, ठीक है। और या फिर देखिए मैं आपको बता दूं, कुछ ऐसी ऐप आ गई हैं जिसमें आप ऑनलाइन जब भी पेपर देंगे तो आप लोग नेट की हेल्प नहीं ले पाएंगे, मैं आपको बता दूं, वरना ऐप से बाहर निकलते ही आप लोग आउट हो जाएंगे। तो ठीक है, अभी तो आप जैसे भी कर रहे हैं, हमारा मेन एम है आपको समझाना, लेकिन आप लोगों को ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है इन पे भी होमवर्क करना पड़ेगा। ठीक है, तो बाकी अपन नेक्स्ट टाइम पे डिस्कस करेंगे। आप इन चीज़ों को कंटिन्यू करिए सब लोग, है ना। ठीक है भाई, ठीक है। और मैं असाइनमेंट दूंगा आप लोगों को, वो आप लोग कर लेना। असाइनमेंट दूंगा ताकि बेसिक जो क्वेश्चन है उसके अंदर वो आप लोग कर लेना। ठीक है, ठीक है भाई, ठीक है, ओके ओके।